विश्वविद्यालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का मान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का मान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, 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 जन जन का विश्वविद्यालय। आज के इस वेबिनार जिसका विषय है नवाचार, भविष्य दृष्टि एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, इस वेबिनार में मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में के सूत्रधार जो है मूलतः वो हमारे डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे अध्ययन केंद्रों से जुड़े हुए तमाम समन्वयकों, कोऑर्डिनेटर्स का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं अपने प्यारे विद्यार्थियों का जो बहुत उत्सुक हैं हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुशील कुमार उपाध्याय को सुनने के लिए। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। समय बहुत कम है और इस कम समय में ही हमें इतने बड़े विषय पे जो है हमें चर्चा करनी है और इसको कैसे किस फ्रेम में जो है बांधा जाए वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कम समय में हम एक उचित जो है फ्रेम में बांधते हुए जो है हम इसकी सार्थकता जो है, इस वेबिनार की सार्थकता जो है सिद्ध कर सकें। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं वो डॉक्टर सुशील उपाध्याय हैं। मुझे लगता है कि वो परिचय के मोहताज नहीं है। मेरा संबंध तो उनसे लगभग 23 सालों का है। 2000 में इनसे मेरा पहला संपर्क हुआ था। अब तक जो है मैंने इनको जो है पढ़ते हुए, बढ़ते हुए और इस मुकाम तक पहुंचते हुए देखा है। और मैं कैसे कैसे इन्होंने इस मुकाम पे पहुंचा वो तो पूरी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए जहां तक मैं समझता हूं
नवाचारी होना जो है बहुत जरूरी है। और इसे मैंने जो है लगातार इनको जो है 2000 से मैंने देखा कि किस तरह से जो है ये नवाचार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को जो है ये रिच करते गए, प्रखर करते गए और समृद्ध करते गए और आज जो है इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको जो है बहुत बहुत एक है कि एक अंदर से जो है मैं उसको इनको एडमायर करता हूं और इनको जो है मैं सम्मान देता हूं। डॉक्टर सुशील उपाध्याय एक पत्रकार हैं, लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में मुझसे इनका परिचय हुआ, लेकिन उस समय जब पत्रकार के रूप में परिचय हुआ वो अमर उजाला से जुड़े हुए थे और मुझे पत्रकार कम ज्यादा जो है वो एकेडमिक लगे, सोच से जुड़े हुए लगे। 2000 उस समय की घटना है कि हम तमाम जो है वहां बैठ करके मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन जो है डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी से जो है हमारी मुलाकात होती थी। जी बिल्कुल। घूमते हुए जो है उस समय हमारा क्षेत्रीय केंद्र का कार्यालय म्युनिसिपल रोड पे हुआ करता था, इसी रोड पे, और कहीं से घूमते हुए जो है ये आ जाते थे और मेरे जो है व्यक्तित्व को जो है, मेरे अकादमिक व्यक्तित्व को जो है ये समृद्ध करते रहते थे, सूचनाएं लाते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था या किसी भी मुद्दे पे जो है वाद विवाद होते थे, फिर हम एक पॉजिटिव जो है निष्कर्ष पे पहुंचते थे जो है। तो ये मूलतः एक पत्रकार थे, लेकिन साथ साथ इनकी जो अकादमिक जो एक जिजीविषा थी वो उस समय बहुत ही प्रबल थी। ये मैंने उसी समय जो है ये जाना था। ये क्रम चलता रहा जो है और पत्रकार होते हुए जो है इन्होंने बहुत ही जो है मेहनत करी। मैंने कहा कि ये पढ़ते हुए देखा है, जो पढ़ता नहीं है वो बढ़ता नहीं है। और अभी भी मैं इनको विद्यार्थी ही मानता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता जो है। तो वहां से उन्होंने शुरू करी, फिर उन्होंने पीएचडी करी, फिर उन्होंने नेट जेआरएफ वगैरह जो है क्वालिफाई किया। वहां पत्रकारिता करते करते जो है अपनी इस क्षेत्र में भी अपने आप को आगे बढ़ाते गए। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे ये सूचना मिली थी कि डॉक्टर सुशील उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय में इन्होंने व्याख्याता के रूप में हिंदी और पत्रकारिता विभाग में उन्होंने उस समय ज्वाइन किया था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने वहां से अपना करियर जो है पत्रकारिता को छोड़ा नहीं, क्योंकि अब वो पत्रकार नहीं होकर के वो शिक्षक हो गए, पत्रकारिता के क्षेत्र के जो है वो शिक्षक हो गए, पत्रकार शिक्षक हो गए। वहां उन्होंने ज्वाइन किया, वहां उन्होंने बहुत हेड के रूप में भी उस विभाग को उन्होंने बखूबी जो है संवारा। और संजोग से उस समय उनको वहां जो कुलपति भी मिली वो वैसे ही जो है विद्वत जो है एक उत्तराखंड की जानी मानी महिला थी, जिनके साथ जो है इन्होंने बड़ा अच्छा इनका संबंध रहा और अभी भी इनके संबंध है और अपने आप को समृद्ध किया। आगे इनका वो बढ़ते चले गए। वहां से आए, फिर इन्होंने हिंदी अकादमी को ज्वाइन किया, उत्तराखंड हिंदी अकादमी को ज्वाइन किया उप सचिव के रूप में। फिर वही उत्तराखंड भाषा संस्थान में जो है उप निदेशक बने। और आज आप जान रहे होंगे जिस रूप में अभी जो है आपके सामने उपस्थित हैं वो प्राचार्य हैं एक चमन लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो हरिद्वार में। तो आप ये देखेंगे कि हमारे सुशील उपाध्याय जी एक पत्रकार हैं आज के डेट में, यह एक आलोचक हैं और लेखक हैं, साथ ही एक कुशल प्रशासक रहे होंगे। और मैं खास करके बताऊंगा पत्रकार हैं, आलोचक हैं और लेखक हैं। आलोचक, आलोचना और लेखक का होना जो है अपने आप में जो है एक बहुत सुखद संजोग होता है। जो आलोचक होगा उसके लेख भी उतने ही जो है संपन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा खतरा रहता है कि मैं अगर किसी दूसरे की नुक्ताचीनी करता हूं तो उससे ज्यादा मजबूत होकर के वो मेरे लेखन में की नुक्ताचीनी करेगा और उसकी आलोचना करेगा। लेकिन उन्होंने बखूबी जो है दोनों आयामों को जिया है और स्थापित किया है। अभी तक इन्होंने लगभग 15-16 जो है इनकी पुस्तकें आ चुकी है और 50 से ज्यादा इनके शोध पत्र जो हैं अपने क्षेत्र में, खास करके हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में जो है उनके शोध पत्रों में जो है प्रकाशित हो चुके। तो आप हुए डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी,
और मैंने जो कहा जो है, मुझे लगा जब इनका नाम सजेस्ट हुआ कि इनको बुलाया जाए, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक के लिए जो है आप एक बहुत ही योग्य हमारे वक्ता होंगे और हम आपसे लाभान्वित होंगे। और एक और बात बताऊं, जो इन्होंने टॉपिक सजेस्ट किया वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं कि जितनी जल्दी हो मैं इनको सुनना जो है कि कम समय है, इनको मैं सुनूं। नवाचार, भविष्य दृष्टि और नेतृत्व क्षमता का विकास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नवाचार के द्वारा नेतृत्व क्षमता का विकास करना है या नवाचार के लिए क्या नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता है, उसको जो है ये डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही व्याकुल हूं इनको सुनने के लिए, लेकिन मैं इनको इनवाइट करूं उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने कार्यक्रम का एक प्रारूप जो है आप लोगों के सामने रखूं। वो ये है कि मैं सीधे सीधे जो है सुशील उपाध्याय जी को मैं बुलाऊंगा। आप काइंडली जो है हल्द्वानी FM, मॉडल कम्युनिकेशन है, हल्द्वानी आप अपने आप को म्यूट कर लें और उनको बुलाऊं। उसके ये कार्यक्रम उनको बुलाऊंगा। उसके बाद जो है ये कार्यक्रम इस रूप में चलेगा, वो अपना वक्तव्य देंगे और वक्तव्य के बाद आपके जो है भी कमेंट लिए जाएंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। जो हमारे श्रोतागण है, जो हमारे विद्वतगण है, वो अपनी टिप्पणी दें या कोई प्रश्न हो वो पूछेंगे हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रोफेसर उपाध्याय से। और समाहारक के रूप में जो है हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी आपके सामने उपस्थित होंगे, जो इसका उस पे अपना जो है पूरा एक सार जो है जो होगा हमारे जो डिस्कशन का, वेबिनार का, वो आपके सामने डालने की कोशिश करेंगे और अपना जो है जो मार्गदर्शन या अपना जो उनकी अपनी जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा हमें लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। और कार्यक्रम का जो समापन होगा वो हमारे बहुत ही जो है डायनामिक जो हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक है डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो मूलतः यह जो है हमारा फॉर्मेट है हमारे आज के डिस्कशन का। तो मैं निमंत्रित करता हूं सीधे सीधे जो है अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी को कि वो आए और हमें जो है अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी प्लीज। आदरणीय डॉक्टर रंजन कुमार जी ने इतना विस्तृत और दीर्घ परिचय दिया है कि उसके बाद किसी भी वक्ता का भयाक्रांत हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप बहुत ऊंचाई पे बैठा देते हैं तो गिरने का भी डर उतना ज्यादा रहता है। वो चूंकि मैं उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूं और मेरे अकादमिक मार्गदर्शक भी हैं प्रकारांतर से, तो मेरे प्रति उनकी उदार दृष्टि होना बहुत स्वाभाविक है। और मैं इग्नू के जो दून रीजनल सेंटर है उसके डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है और आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। और विशेष रूप से डॉक्टर जगदम्बा जी जो सहायक निदेशक हैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में, मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और कुछ न कुछ उनसे बातचीत के क्रम में पाता भी हूं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे बहुत सारे वरिष्ठ और समकक्ष मित्र यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर आदित्य गौतम जी यहाँ मौजूद हैं जो हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी के प्राचार्य हैं। वहीं के उप प्राचार्य डॉक्टर योगेश योगी जी मौजूद हैं। रांची से प्रोफेसर सोनी तिवारी जी को मैं देख रहा था जो रांची विश्वविद्यालय में हैं। और मैं डॉक्टर राखी पंचोला मैम को देख पा रहा हूँ जो प्रोफेसर हैं यहाँ राजकीय महाविद्यालय में। मेरा जब उससे पहले परिचय उनसे हुआ तो उस वक्त डोईवाला में थी, तो संभवतः अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो डोईवाला में ही मैम है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर कामाख्या कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनमें से कई लोग मेरे सीनियर हैं और कई लोग मेरे मित्र हैं, तो इनकी मौजूदगी मुझे उत्साहित भी कर रही है और इनकी मौजूदगी मुझे चिंतित भी कर रही है कि क्या मैं उतने व्यवस्थित रूप से अपनी बात कह पाऊंगा। प्रोफेसर भवानी सिंह जी हैं जो हिमाचल विश्वविद्यालय से हैं, पुराने मित्र हैं मेरे। और भी कई डॉक्टर अनिल सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बात प्रोफेसर रंजन जी ने कही कि विषय बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे विद्वानों की संगत के चलते कुछ ऐसे कठिन और जटिल शब्द सीख गया हूँ कि ऐसा विषय रखिए जो न सुनने वाले की समझ में आए और न सुनने वाला बाद में कुछ इधर उधर सोचे। उस पर जो भी बोल दीजिए तो वो मान लिया जाता है कि ये विषय के अंतर्गत ही रहा होगा।
तो ये तो विषय की जो के बारे में आपने कहा था। बाकी उसमें ये है कि हाँ, डॉक्टर रेणु देवी जी ने कहा कि सर हम भी हैं। डॉक्टर रेणु जी गैरसैंण में सहायक प्रोफेसर हैं हिंदी की। तो नवाचार के संदर्भ में हम दो दृष्टियों से देखते हैं। वो दृष्टि ये है कि भविष्य में नवाचार का स्वरूप क्या होगा वर्तमान के तुलनात्मक रूप में, और दूसरा, अगर उस भविष्य को प्राप्त करना है या उसको हासिल करना है तो लीडरशिप का विकास कैसे होगा जो नवाचार को लीड कर सके। एक बात और मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं कि मेरा इग्नू के साथ 23 साल का संबंध है डॉक्टर रंजन कुमार जी के माध्यम से, और डॉक्टर रंजन जी की पहल पर मैं इग्नू से काउंसलर के रूप में जुड़ा था। आज भी मेरा जुड़ाव काउंसलर के रूप में है। और एक जुड़ाव ये है कि कई लोगों का आश्चर्य होगा कि मैं आज भी छोटे छोटे कोर्स इग्नू से करता रहता हूं। तो इस वक्त मैं जो आपका कम्युनिटी रेडियो का कोर्स है 6 महीने का, तो उसमें आपका विद्यार्थी भी हूँ। और ये खूबी इग्नू की है कि यहाँ एक व्यक्ति विद्यार्थी होते हुए भी आप उसे वक्ता के रूप में भी आमंत्रित कर सकते हैं। ये इग्नू की विशेषता है। दूसरी इग्नू की विशेषता ये है जो मुझे लगती है, जो जिन महापुरुष के नाम के साथ आज का जो राष्ट्रीय अन्वेषक दिवस है, राष्ट्रीय नवाचार दिवस है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन जन के राष्ट्रपति हैं, आम लोगों के राष्ट्रपति हैं, वैसे ही इग्नू आम लोगों की यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी खूबियां इग्नू के साथ मुझे जोड़ती हैं। और इग्नू की एक और खूबी ये है कि जो एक बार किसी भी रूप में जुड़ जाए तो वो फिर जुड़ाव महसूस करता है, उसका जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। जो बात मैं कहने जा रहा हूं विषय के संदर्भ में, उसके दो उसके सेफ गार्ड्स में पहले लगा लूं। एक, मैं कोई ऐसी नई बात नहीं कहने जा रहा हूं जो इससे पहले ना कही गई, पहली बात। दूसरी बात, जब इस विषय के संदर्भ में मैं अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहा हूं तो मेरा मंतव्य अंतिम नहीं है। संभव है उसके समानांतर रूप से आपके पास भी कोई दृष्टि हो, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं, तो फिर एक बेहतर डिस्कोर्स की स्थिति पैदा होगी। आप सब जानते हैं कि जब हम नवाचार का शाब्दिक दृष्टि से संधि विच्छेद करते हैं, तो जो नई पद्धति है, नई परंपरा है, सोचने या करने का नया ढंग है और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में जाने की चाह है, वो नवाचार है। अब नवाचार के संदर्भ में दो बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। या तो आप सकारात्मक दृष्टि से प्रोएक्टिव होइए नवाचार को लेकर, अन्यथा आप बाध्यकारी नवाचार के शिकार होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, भारत आज आईटी के सेक्टर में पूरी दुनिया में भारत का नाम है, फार्मेसी के सेक्टर में पूरी दुनिया का भारत में नाम है। इसलिए पूरी दुनिया में भारत का नाम है क्योंकि भारत ने इन दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से नवाचारी गतिविधियों को प्रोएक्टिव होकर बढ़ावा दिया है, और दुनिया के जिन देशों ने नहीं दिया है, इन्हीं दोनों पैमानों पर आप अफ्रीका के देशों का संदर्भ लीजिए। आज अफ्रीका के देशों को भी इन सारी चीजों को अपनाना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये बाध्यकारी नवाचार है। हमारे लिए, हम जहां जहां प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेंगे उनमें हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। और हम सब जानते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो बदलाव होना ही होना है, आप चाहें न चाहें, हम चाहें न चाहें। बहुत सारे नवाचार आकस्मिक या संयोगिक रूप से होते हैं, अचानक घटित होते हैं। साइंस में भी होते हैं, सोशल साइंस में भी होते हैं, लैंग्वेजेज में भी होते हैं। और जो हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो उसमें भी बदलाव हो रहे हैं। तो अब हम पे निर्भर है, क्या हम उन बदलावों का हिस्सा होने के लिए तैयार हैं, या फिर हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ये बदलाव हमें मजबूर करेंगे कि हम इन बदलावों को स्वीकार करें। मेरी राय पहले वाले बदलाव के पक्ष में है कि हम प्रोएक्टिव होकर इन बदलावों का हिस्सा बने, हम समय के साथ सोचें और इनके लिए तैयार रहें। एक बात और भी यहाँ देखने की है कि कई बार हम साइंस के साथ खास तौर से इनोवेशन को जोड़ते हैं। हमें लगता है कि इनोवेशन का जो भी काम है, नवाचार का जो भी काम है, वो सारा काम साइंस के लोगों को करना चाहिए। ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंसेज का, या जो बाकी लिबरल आर्ट्स हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। ये इस दृष्टि से थोड़ा सा बाहर आने की आवश्यकता है, क्योंकि नवाचार जीवन के उस हर पहलू से जुड़ा हुआ है
जो मनुष्य के जीवन को ऊर्जावान, सकारात्मक, सार्थक और भविष्य के लायक बनाने में उपयोगी है। उस हर चीज के साथ नवाचार जुड़ा हुआ है। इसलिए नवाचार के मामले में कहा गया कि अगर आपकी दृष्टि विकासवादी नहीं है तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई भी ठहराव नकारात्मक दिशा में जाना तो हमें सबको पता है, लेकिन नवाचार के मामले में कोई भी ठहराव आपको काल बाह्य कर देगा। आता हुआ समय आपको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य कर देगा। उदाहरण के रूप में देखिए कि अब से 4 साल पहले हम जिस तरह से एजुकेशन की डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, क्या उसी पैटर्न पद्धति का उपयोग करके हम कोरोना के समय में डिलीवरी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हमने एक बाध्यकारी नवाचार को स्वीकार किया और संयोग ये रहा कि पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी। उस बाध्यकारी नवाचार से हम कोरोना को कंट्रोल किए जाने के बाद आज हम उसके सुखद परिणामों के बारे में सोच रहे हैं, आज हम उसके सुखद परिणामों के बारे में देख पा रहे हैं। तो पहली और बुनियादी बात है कि नवाचारों को लेकर प्रोएक्टिव रहना। अगर हम नवाचारों को लेकर प्रोएक्टिव हैं और जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में नवाचार की जो फिलॉसफी है, नवाचार का जो दर्शन है, उसको समझना और फिर उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना या मैकेनिज्म तैयार करने के प्रोसेस का हिस्सा बनना जो हमारी डिलीवरी को ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रभावपूर्ण और ज्यादा परिणाम परक बना सके। अब आप आईटी के संदर्भ में एक छोटी सी बात देखिए। हम में से यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, संभव है 2, 4, 6 लोग आईटी के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग जिनका जो लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो आईटी के संदर्भ में उतना ही जानते हैं जितना कि एक स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर लेना, जितना कि एक लैपटॉप को, कंप्यूटर को या पामटॉप को इस्तेमाल कर लेना। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि चूंकि मैं टेक्नोलॉजी का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं डिलीवरी के प्रोसेस में या चीजों को जानने समझने के प्रोसेस में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो जिस दिन मैं ऐसा कहता हूं या ऐसा सोचता हूं, उसी दिन मैं काल बाह्य हो जाऊंगा। समय मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा। मेरी सपोज हम शिक्षक हैं, तो हमारे सामने क्लास में वो बच्चा बैठा हुआ है जो हमारी डिलीवरी के वक्त समानांतर रूप से हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को, अवधारणाओं को और थ्योरीज को पैरेलली चेक करता है सर्च इंजन्स पर। क्या सर ने सही कहा, क्या सर ने जो तथ्य इस्तेमाल किए वो सही थे, और वो समानांतर रूप से किसी भी फ्री चैट जीपीटी के पे जाके, किसी पे भी जो प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद है, चैटबॉट पे जाके वो चेक करता है कि ये परिभाषा जो सर दे रहे हैं, क्या समानांतर रूप से कोई परिभाषा मौजूद है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम सोच सकते थे कि अब से ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, शायद हम एआई का इस्तेमाल इस तरह से फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, इसके बारे में हम 20 साल पहले भी नहीं सोचते थे। 30 साल पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए, 30 साल पहले तो स्मार्टफोन के बारे में भी सोचना इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारे न सोचने के बावजूद ये सारे बदलाव हुए, और हमारे न सोचने के बावजूद अगले 10 सालों में चमत्कारिक रूप से बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। न केवल साइंस के फील्ड में, वो सारे फील्ड में जिनके साथ मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है, जिनके साथ मनुष्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। कई बार लोगों को ये लगता है कि नवाचार का सर्विस सेक्टर में, या नवाचार का बैंकिंग सेक्टर में, या नवाचार का इंडस्ट्री सेक्टर में, या नवाचार का एजुकेशन सेक्टर में क्या इस्तेमाल हो सकता है। ये काम तो जो साइंटिफिक लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वो करेंगे। अब क्या प्रयोग हो सकता है? आप ये देखिए कि आप कुछ देर के लिए सोच के देखिए, आज बैंकिंग सेक्टर का जो चेहरा है, आज रेलवे और एविएशन का जो चेहरा है, आज जो फूड डिलीवरी है उसका जो चेहरा है, आज ट्रेवल सेगमेंट का जो चेहरा है, आज ऑनलाइन एजुकेशन का जो चेहरा है, इस चेहरे में से अगर नवाचार को किनारे कर दें, तो क्या आप स्विगी और जोमेटो के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप देहरादून जैसे शहर में ओला, उबर और रैपिडो के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप आज मोस्टली बैंकिंग के मोर देन 60% काम आप अपने ऑफिस से बैठ के कर लेते हैं? क्या 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा सोचा जाना संभव था? सोचा जाना ही संभव नहीं था।
केवल हम सोच के खुश होते थे कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि शायद हमारे शहरों में कोई ऐसी मशीनें लगी होंगी जहां चिप वाला एक कार्ड उस मशीन को दिखाएंगे और उस मशीन से नोट निकला करेंगे। 25 साल पहले तक भी ये बात छोटे शहरों में, कस्बाई शहरों में एक ऐसे आकर्षण का विषय था जैसे 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 फेरी टेल्स होती हैं, परियों की कहानियां होती हैं। लेकिन आज तो हम छोटे से आज किसी 5000 की 7000 की आबादी के गांव में चले जाइए तो वहां के बैंक के बाहर भी एटीएम लगा हुआ है। आखिर इन नवाचारों के बारे में किसी ने तो सोचा होगा, किसी के दिमाग में तो पहला थॉट आया होगा कि ऐसा किया जा सकता है। क्या हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं, खासतौर से जो हमारे नए साथी यहाँ मौजूद हैं, युवा साथी जो मौजूद हैं, क्या उनके जहन में कोई ऐसा ख्याल आता है, ऐसा थॉट आता है? ये तो कुछ सैद्धांतिक और बुनियादी बातें हुई नवाचार के बारे में। अब जो जो यहाँ पर एक सवाल आता है, हालांकि इस बात को मैं समअप करना चाहूंगा, यूनेस्को ने जो परिभाषा दी है नवाचार की, ये जो कुछ विद्यार्थी हमारे बीच में होंगे तो वो अब तक की मेरी कही गई बात को इन 3 वाक्यों में ठीक से समझ पाएंगे। यूनेस्को ने जो परिभाषा दी है, यूनेस्को कहता है उसके जो अंग्रेजी वर्जन है उसका मैं हिंदी वर्जन प्रस्तुत कर रहा हूं कि नवाचार एक नए विचार की शुरुआत है और ये एक प्रक्रिया है, ये एक तकनीक है और जिसे आने वाले समय में हमें व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाना है। शुरुआती तौर पे एक विचार है और उस विचार को हमें एक मैकेनिज्म में तब्दील करना है और फिर मैकेनिज्म को हमें व्यवहार में लाना है। और जो उसने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि यह बदलाव के लिए बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस बदलाव का क्रियान्वयन अनिवार्य तत्व है और यह क्रियान्वयन भी सकारात्मक परिणामों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी और हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी है तो वो नवाचार के अंतर्गत है। जिस महाविद्यालय में मैं बतौर प्रिंसिपल काम करता हूँ, ये गांव का कॉलेज है और हम कहते हैं कि हम जब देहरादून में होते हैं तो हम 21वीं शताब्दी में होते हैं, या हम कहते हैं कि जब हम रुड़की IIT के आसपास होते हैं तो 21वीं शताब्दी में होते हैं। लेकिन जब आप इस जगह पे आ जाते हैं तो हम 20वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं, ठीक 100 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहां फर्स्ट जनरेशन है जो कॉलेज आ रही है। रेयरली कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके मदर फादर ग्रेजुएट होंगे। अब जब हम नवाचारों के संदर्भ में सोचते या देखते हैं तो हमारी दृष्टि कुछ मामले में आपसे अलग हो जाती है। कैसे आपसे अलग हो जाती है? आप इन सेंस की जो दून यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, संभव है कि वो रोजाना की डिलीवरी ब्लेंडेड मोड में कर पाए, लेकिन हमें उस ब्लेंडेड डिलीवरी को करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरे यहाँ पर बिजली उपलब्ध है, क्या मेरे यहाँ पर नेट कनेक्टिविटी है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे जो साथी हैं जो कंप्यूटर का काम देखते हैं, उन्होंने मेरे फोन के साथ क्यू में 3 कनेक्शन जोड़े हुए हैं कि ताकि एक जगह अगर ये कनेक्शन इंटरप्ट होता है तो दूसरा वो शुरू हो जाए। तो हमारा जो सोचने का नजरिया होगा एक शिक्षक के रूप में नवाचार का, वो आपसे अलग है। कैसे अलग है? जो काम हमारी पीढ़ी के लोग जो स्टूडेंट रहे होंगे, तो जो काम हमारे शिक्षकों ने हमारी पीढ़ी के साथ किया होगा और जो अब बड़ी जगहों पर लगभग बंद हो गया, वो काम हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। कैसे? हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स अब भी स्टूडेंट्स के घर जाते हैं। क्यों घर जाते हैं? टाइम निकाल के, ताकि वो गार्जियन स्टूडेंट की, खासतौर से लड़कियों की पढ़ाई बंद करा के उसे घर ना बैठा ले। क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों के मामले में, वो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन होता है यूजी प्रोग्राम में, तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 30% के आसपास है। तो हमारा नवाचार ये है, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, हमारा नवाचार ये है कि हमारे टीचर्स की टीम टाइम टू टाइम उन लड़कियों, स्पेशली लड़कियों के घर जाके गार्जियंस को इस बात के लिए तैयार करती है कि आप किसी भी तरह से, इवन प्रोफेसर आदित्य गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इसी तरह के प्रयोग किए हैं क्योंकि उनका कॉलेज भी इंटीरियर में है। तो अब ये हमारे लिए नवाचार इस रूप में है कि वो स्टूडेंट किसी भी तरह से मेन स्ट्रीम में बना रहे। अगर वो मेन स्ट्रीम में ही नहीं बना रहेगा तो फिर हमारी मौजूदगी या हमारे एक शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम निरर्थक होगा। मेरे साथ में यहाँ पे हमारे फिजिक्स के एक टीचर हैं जो बार्क से PhD हैं और उन्होंने IISc बेंगलुरु से मास्टर्स किया है। उन्होंने फिजिक्स में जो स्थानीय स्तर पर जो सामग्री उपलब्ध है, उस स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से अपनी फिजिक्स की लैब तैयार की। इसी तरह से हमारे
अब भाई कोई संजय हांडा जी हैं जिन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, उनसे निवेदन है कि काइंडली इसको स्टॉप करें। मिस्टर संजय हांडा जी जिन्होंने भी स्क्रीन शेयर किया हुआ है वो काइंडली इसको स्टॉप करें। हाँ सर जी, तो हमारे यहाँ हमारे एक साथी हैं जो फिजिक्स में यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो IISc बेंगलुरु के मास्टर्स हैं और बार्क से PhD हैं और यहाँ गांव में पढ़ाने आए हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी फिजिक्स लैब तैयार की है। वो फिजिक्स लैब अगर बहुत किसी बड़े साइंटिस्ट की दृष्टि से देखें तो वो सामान्य तौर पर निरर्थक सी दिखाई देगी, लेकिन जब वो उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो लगभग शून्य खर्च में UG लेवल के सारे प्रयोग वो करने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसी तरह का एक उदाहरण मैं अपनी हमारे यहाँ टीचर हैं बॉटनी में, उनको यूकोस्ट ने एक 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया 3 साल के लिए। अब उन्हें जो वो पौधों के विकास पे जो काम कर रही हैं, उन्होंने देखा कि बहुत सारी मशीनें जो उनको मंगानी थी वो इतनी ज्यादा कॉस्ट की हैं कि उस 3 लाख के प्रोजेक्ट में वो कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने हमारे एक 4th क्लास कर्मचारी को ट्रेन किया। उस 4th क्लास कर्मचारी ने एक ऐसी 2 मशीनों को जिनकी कीमत करीब करीब 2 लाख थी, उस 4th क्लास कर्मचारी ने लगभग 4000 रुपए की कीमत में वो मैकेनिज्म तैयार करके दिखा दिया और वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब वो देखने में तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, उतनी फिनिशिंग तो उसकी नहीं होगी। उसने वो चीजें, कोई लोहे का पाइप कहीं से जोड़ा है, कहीं कोई पुराना पाइप जोड़ा हुआ है, कहीं कोई पुराना डब्बा पड़ा हुआ था उसी डब्बे को इस्तेमाल कर लिया है, कहीं कोई प्लास्टिक का पुराना सामान पड़ा हुआ था उसका उपयोग, लेकिन दोनों मशीनें फंक्शनल हैं। तो मेरा कहना यह है कि नवाचार केवल पढ़े लिखे लोगों का ही काम नहीं है। आपको अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में एक परफेक्ट टीम तैयार करनी होती है। अब एक शिक्षक के रूप में अगर ये मेरे दोनों शिक्षक चाहें, क्या इन दोनों शिक्षकों को लोहे के पाइप काट के उनको वेल्ड करना आता है? क्या ये लोहे के पाइप से एक पुराना प्लास्टिक का पाइप जोड़ के उसके साथ एक पुराना टीन का डब्बा जोड़ के उसमें एक उपजाऊ मिट्टी डाल के और उसमें पौधों का विकास करते हैं? वो पौधों पे लगने वाली फंजाई या पौधों पे लगने वाला बैक्टीरिया, वायरस, उसको तो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को करने में उन्हें एक असिस्टेंट की या उस 4th क्लास एम्प्लॉय की जरूरत है जो उनके बताने में या उनके मार्गदर्शन में इस तरह की मशीनें तैयार कर देता है। ये 2 छोटे प्रयोग मैंने बताए। एक और छोटा प्रयोग देखिए, हालांकि इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं कोई अपने कॉलेज की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जहां हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो नवाचार के संदर्भ में वो चीजें हम करने की कोशिश कर। बहुत हमारे यहाँ कॉलेज में करीब 1600-1700 लड़कियां हैं, 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ में अल्पसंख्यक बच्चे हैं, मुस्लिम इलाका है, तो हमारे टोटल स्ट्रेंथ में 52% बच्चे मुस्लिम। और पर्सनल हाइजीन को लेकर जो मेरी बहनें यहाँ हमारे उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, पर्सनल हाइजीन की स्थिति भयानक लेवल पर थी। हमारी 4 टीचर्स ने एक पहल की, जो लोकल में या थोड़ा 10 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर अगर कोई गायनी है, उससे रिक्वेस्ट की कि एक बार आके बच्चियों की काउंसलिंग कीजिए। और कैन यू इमेजिन कि 60% से ज्यादा बच्चियों को हाइजीन पैड्स के बारे में नहीं पता था, जो बच्चियां 12वीं पास करके आ गई। अब आप देखिए कि आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नवाचार की बात हो गई। उन 4 टीचर्स ने मिलकर उन बच्चियों के लिए हर महीने उन्हें जब आवश्यकता होती है तो 5 रुपए का एक सिक्का डालने पर उन्होंने एक ऐसा अपना एक डब्बा नुमा एक मशीन तैयार कराई कि जहां एक 5 रुपए का सिक्का डालने पर उन्हें कुछ लिमिटेड संख्या में पैड्स मिल जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये प्रयोग हम हर साल आने वाली लड़कियों के साथ कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स भले ही दिखाई ना देते हों, लेकिन 10 साल बाद इस पूरे इलाके में काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो उन बीमारियों से संभवतः बच गई होंगी जो इस दौर में उन बीमारियों को कैरी कर सकती थी। तो यानी मेरा जो कहने का भाव है या बताने का भाव ये है, इसके लिए नवाचार के लिए हर किसी को IISc जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, हर किसी को IIT ही जाना होगा मुझे आवश्यकता नहीं लगती, हर किसी को IIM ही जाना होगा। अब आप इसे मेरा वो भी मान सकते हैं कि हो सकता है मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चूंकि मुझे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो इसलिए मैं छोटी बातें कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहना या मेरा फोकस इस बात पे है, जो मैं यहाँ एक अपने शिक्षक साथियों के साथ जो डिस्कस करता हूं, कि हम जहां जिस स्थिति में हैं और वहां जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए क्या हम कोई नवाचारी कदम उठा सकते हैं। अगर हम उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने वित्तीय संसाधनों, अपने भौतिक संसाधनों, अपने परिवेशगत संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम वो प्रयोग कर सकते हैं,
तो फिर तो हम सफल हैं नवाचार के मामले में। लेकिन अगर मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि देखिए साहब, अब मैं पढ़ लिख गया हूं, तो मैं तो लैंग्वेजेज में या सोशल साइंसेज में तभी काम कर सकता हूं, या तो मुझे जेएनयू में आप प्रोफेसर बना के भेजिए, या मुझे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो भारतीय भाषा संस्थान है हैदराबाद में, या फिर मुझे वहां बना के भेजिए, या फिर मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय प्रोफेसर बना के भेजिए, तब तो मैं भाषा में नवाचार कर पाऊंगा। और अगर आप मुझसे सोचते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एडिड पीजी कॉलेज में, जहां ऐसा बच्चा आ रहा है जिसमें से 80% बच्चे 12वीं पास करने के बावजूद एक हिंदी या अंग्रेजी या दुनिया की किसी भी भाषा में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते, मैं उन बच्चों से इस पे डिस्कोर्स शुरू करूं कि नोम चॉम्स्की के लैंग्वेज थ्योरीज क्या हैं, या ह्यूगी न्योगोका के उपन्यास के पीछे दर्शन क्या है, या जापानीज लिटरेचर में किस तरह से भारतीय मूल्य दर्शन उपलब्ध हैं, तो फिर वो उन बच्चों के लिए भी हास्यास्पद स्थिति होगी, और मेरी जो समझ है उस पर भी वो बड़ा सवाल होगा। तो बात केवल ये हुई कि जहां हम मौजूद हैं वहां रहते हुए हम क्या उस काम को कर सकते हैं। अब इस बातचीत का जो दूसरा हिस्सा है, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं, और वो बातचीत कुछ तथ्यों पर आधारित है। भारत में भारत के संदर्भ में जो GII की जो 2 रिपोर्ट्स, 2023 की रिपोर्ट भी आ गई और 2022 की रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखी। 2015 से 2023 के इन 9 साल में 8 साल में भारत की जो नवाचार के संदर्भ में जो भारत की उपलब्धि है वो बहुत ही सकारात्मक है और उत्साहजनक है। हम सबको पता है कि 2015 में जो वैश्विक जो वर्ल्ड इंडेक्स था नवाचार का, उसमें भारत 132 देशों में से 81वें नंबर पर था। तो जो आखिरी के 40% जो देश थे उनमें भारत का स्थान था 2015 में। 2022 तक आते आते भारत ने अपने इस स्थान को 40वें नंबर तक भारत लेके आया, और 2023 में भी 40वें नंबर पे है। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही थी कि भारत का स्थान 30-32 के आसपास होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो स्थान मौजूद है। भारत सरकार ने ये तय किया है कि भाई हम अगले 5 साल के भीतर दुनिया के टॉप 25 देशों में आना चाहते हैं। और ये कोई बड़ा लक्ष्य इसलिए नहीं लग रहा है कि हम 2015 से 22-23 तक हमने 81 से 40 तक हम आए हैं, तो ये कोई बड़ी बात अब नहीं लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दिशा तो ठीक है, मोटे तौर पर हमारी दिशा ठीक है। लेकिन जो हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम दुनिया की 5वें से जो है 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने की तरफ बढ़ रहे हैं, या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर हमारा मुकाबला किनसे है? तो फिर हमारा पड़ोस में देखें तो हमारा चीन से मुकाबला है, जो 10वीं से 12वीं पोजीशन पर कई सालों से रहता आया है, कभी 13-14, कभी 11, कभी 12। और फिर अगर बड़ा मुकाबला देखें तो बड़ा मुकाबला अमेरिका और यूरोप के उन देशों से है जहां जो टॉप 3 या टॉप 5 में आते हैं। और हमें जैसे कई बार हम कुछ देशों को इसलिए छोड़ देते हैं कि अच्छा क्या ऐसा है, जैसे उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड लंबे समय से इनोवेशन के मामले में टॉप पायदान पर है, अमेरिका टॉप पायदान पर नहीं। आखिर स्विट्जरलैंड ऐसी क्या चीजें कर रहा है जो नवाचार में वो टॉप पायदान पर है? अमेरिका को छोड़ के, चीन को छोड़ के, जापान को छोड़ के, वो इसलिए है कि उन्होंने अपना कोई फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें नवाचारी गतिविधियों को सांस्थानिक रूप से इन्वॉल्व ना किया हो, और नवाचारी गतिविधियों को बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से के साथ जोड़ा है। शुरू के 9 साल बच्चे को केवल नवाचार करना है, चाहे वो अपना थैला फाड़ के लाए, चाहे किताबों को घर में फाड़ के उल्टा चिपका के लेके आए, और चाहे एक पेज के बीच से कैंची से काट के उसे कहीं और चिपका दे। हम इस तरह के नवाचारों को हमेशा रोकते हैं। हमारा जोर ये रहता है कि एक खास तरह की यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे, सब बच्चे एक मिनिमम मार्क्स पा जाएं, और जो बच्चे अच्छे हैं वो हाईएस्ट मार्क्स पाके अपने घर चले जाएं, और हम गार्जियंस को ये बता सकें कि देखो बच्चे ने 99% या 100% मार्क्स पाए हैं, बच्चा अब उत्कृष्ट श्रेणी का है, अब इसे चाहे आप JEE की तरफ धकेल दीजिए, चाहे NEET की तरफ भेज दीजिए, चाहे आप इसको NTA के किसी एग्जाम में ठेल दीजिए। तो बच्चा भी खुश है, माँ बाप भी खुश है। ऐसे बच्चे को हम खराब मान लेते हैं जो थोड़ा नॉटी किस्म का है, जो अचानक कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख के पंखे के ब्लेड्स मोड़ देता है,
और ब्लेड्स मोड़ के उनको वो इतना टेढ़ा कर देता है और वो पकड़ा जाए तो उससे पूछे ऐसे क्यों किया, तो कई बार वो मासूमियत से कहता है कि सर मैं ब्लेड मोड़ के देखना चाहता था कि हवा के बहाव में कोई बदलाव आता है कि नहीं आता है। और आप डंडे से जब उस बच्चे को मारते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं तो आपने भविष्य की संभावनाओं की सीधे सीधे हत्या कर दी, क्योंकि उस थॉट को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि उस जो बच्चा आया, चाहे वो 12वीं पास करके क्यों ना आया, चाहे हमारे पास ही क्यों आया, या वो 9th का या 7th का बच्चा है, कुर्सी पे कुर्सी रख के जब उसने उसके पंखे के ब्लेड्स मोड़े हैं और जब वो नए सिरे से हवा का बहाव महसूस करना चाहता है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा तो वही शिक्षक जो खुद में नवाचारी हो। अगर वो स्टीरियोटाइप टीचिंग कर रहा है तो क्या वो उसको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। वो उसको पीटेगा, उसकी बुक में लिख देगा कि आपके बच्चे ने कॉलेज के पंखे के ब्लेड्स मोड़ दिए हैं, माँ बाप को दंडित किया जाएगा। तो उस बच्चे का जो थॉट था उस थॉट को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो तथ्यों की दृष्टि से भारत का मामला ठीक ठाक लेवल पर है और लगभग बीते 12-13 साल में भारत ने जो नवाचार पर, जो इनोवेशन पर उसका बजट खर्च होता है तो उसमें बढ़ोतरी की। पर फिर हमारे पास एक पर या परंतु रहता है। वो पर या परंतु क्या है? भारत अभी अपनी जीडीपी का केवल 0.07% नवाचार पे खर्च कर रहा है। इसकी तुलना में आप देखिए कि स्विट्जरलैंड अपनी जीडीपी का 3.4% खर्च करता है और अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.9% खर्च करता है। अब बता रहे हैं 3% के आसपास हो गया। इसी तरह से स्वीडन अपनी जीडीपी का 3.2% खर्च कर रहा है। ये जो टॉप 10 देश हैं नवाचार में, ये अपनी जीडीपी का लगभग 3% खर्च करते हैं। और इजराइल ने तो चमत्कार किया हुआ है। इजराइल अपनी जीडीपी का 4.5% नवाचार पे खर्च करता है और उसका परिणाम ये है कि रेगिस्तान में, उस जगह पर जहां आदमी के जीने की संभावनाएं सबसे न्यूनतम हो, वहां एक ऐसा प्रबुद्ध, समर्थ, चेतना संपन्न और ताकतवर देश खड़ा कर देना। लोग मजाक में कहते हैं कि जब कि इसको लाइटर वे में थोड़ा लीजिएगा कि अचानक यहूदियों के कुछ संत जो हैं वो हजरत मोजेस से, मूसा से मिलने गए और उन्होंने शिकायत की कि महाराज दुनिया में बहुत बढ़िया खूबसूरत इलाके थे, आपको जगह भी हमें ऐसी देनी थी जहां ना पीने का पानी है, जमीन रेतीली है और आपने कहा ये स्वर्गिक जगह है। तो हजरत मूसा ने कहा कि इसलिए तो तुम्हें दी गई है कि लोग पहचाने कि ये हजरत मूसा के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इस रेगिस्तान में तो कुछ करके दिखाओ। तो उसका जो मैसेज है इस कहानी का वो बड़ा खूबसूरत है। तो अब वो खूबसूरत मैसेज है उन्होंने किस रूप में पकड़ा? उन्होंने इस रूप में पकड़ा कि अपनी जीडीपी का हाईएस्ट पार्ट रिसर्च पर, इनोवेशन पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और उस सेक्टर पर खर्च कीजिए जिसके परिणाम आने में अगले कुछ साल तो लगेंगे, लेकिन वो परिणाम इतने खूबसूरत होंगे जिसकी कल्पना ही आज हम कर सकते हैं। और देखिए, नवाचार के बारे में एक बहुत स्पष्ट बात कही गई है। नवाचार के बारे में बात ये कही गई है, अगर कोई देश या कोई समाज अपने नवाचार के क्षेत्र पर खर्च नहीं करता तो उसको ब्रेन ड्रेन का शिकार होना ही पड़ेगा। वो देश जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा अगले सालों में। तो नवाचार करना या नवाचार का हिस्सा बनना ये बहुत बड़ी, जैसे आजकल एक दौर है, तुम कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र सेवी हैं। राष्ट्र प्रेमी या राष्ट्र सेवी अगर आप हैं तो आप नवाचार में इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि आपका हमारा इन्वॉल्व होना अगले 10 साल बाद ब्रेन ड्रेन की जो मौजूदा दर है उसको कम करेगा। और जिस भी देश में उसकी प्रतिभा या उसकी क्षमता रुकेगी उसके परिणाम उतने ही बेहतर होते जाएंगे। जहां तक जो फंडिंग का सवाल है, एक सवाल इसमें आता है कि सब नवाचार तो करें लेकिन फंडिंग कहां पे? तो फंडिंग में पिछले 5 सालों में फंडिंग के जितने एवेन्यूज उपलब्ध हुए हैं उतने एवेन्यूज इससे पहले के 20 सालों में उपलब्ध नहीं थे। और अब तो मैं यूनेस्को का जो प्रोग्राम देख रहा था नवाचार की जो फंडिंग के लिए है, वो नवाचार की फंडिंग के लिए सरकार के माध्यम के अलावा जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए भी यूनेस्को के जरिए फंडिंग मिल रही है। और इस साल की जो थीम है, इस साल की तो थीम भी बड़ी खूबसूरत है। इस साल की थीम है स्टेप आउट एंड इनोवेट। नवाचार के लिए आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मतलब ये मैसेज हम सब लोगों के लिए है कि अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग से बाहर निकलिए और नवाचार के लिए
आगे बढ़िए। जब हम नवाचार में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो बुनियादी किन चीजों की जरूरत हमें है? तो बुनियादी चीजों में एक क्योंकि जो भी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं या जो जिन लोगों के नवाचारों को फंडिंग हुई है, तो वहाँ कुछ चीजें बुनियादी तौर पर उनकी एक्सरसाइज का हिस्सा है। जैसे पहली बात है ह्यूमन रिसोर्स की। जब आप कोई नवाचारी एक्टिविटी करते हैं या नवोन्मेषी एक्टिविटी करते हैं, तो आपके पास क्या वो टीम है, और क्या अपनी आप उस टीम को बना पाए हैं जो आपके इस पूरे मैकेनिज्म को लीड करेगी। तो पहला काम है कि क्या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं, टीम वर्क का काम है। दोनों चीजों में आपकी क्लैरिटी है तो आपकी सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात आती है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आएगा। नवाचार के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट खूब कर रही है। आपको आश्चर्य होगा कि फंडिंग करने के मामले में उत्तराखंड देश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जो राज्यों की श्रेणी में फंडिंग करता है। जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों की, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो सबसे बेहतरीन फंडिंग करता है, तीसरे नंबर का राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप यू कोस्ट के पास चले जाइए, बॉटनिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो लोकल यूनिट है उसके पास चले जाइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लोकल यूनिट है उसके पास चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट के पास चले जाइए इनोवेशन के लिए, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा कि तो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सीड मनी मिल जाएगी। और आप थोड़ा और हिम्मत रखते हैं तो भारत सरकार की 20 से ज्यादा एजेंसियां फंडिंग कर रही हैं। मिनिमम अमाउंट 3 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध है। आप लेकिन आइडिया तो हो। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब आप इतना जो ये खाली शब्दों के जरिए ज्ञान दे रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। असल में क्या है कि हमारे रीजनल डायरेक्टर डिमरी साहब, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रंजन जी या जगदम्बा जी जानते हैं कि मूलतः हम लोगों का काम तो चौकीदारी का होता है। आपकी फाइलों की चौकीदारी, स्टूडेंट्स की चौकीदारी, आपके रिकॉर्ड की चौकीदारी, आपके पास पानी उपलब्ध हो, तो नवाचार का हम तो आपके नवाचार के चौकीदार हैं। आपकी फाइलों को अच्छे से रख सकते हैं, आपकी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, एक सूचना जारी कर सकते हैं कि साहब यहाँ फंडिंग है। भारत सरकार की 20 से ज्यादा एजेंसी इस वक्त नवाचार के लिए 3 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग कर रही। छोटे से शुरुआत कीजिए, ज्यादा बड़े के लिए शुरू में ज्यादा क्रेजी मत होइए। छोटे से शुरुआत करेंगे, फंडिंग बढ़ती जाएगी। अपने आसपास ये देखिए कि जहां आप हैं, आपके फील्ड में कितने नॉलेज वर्कर मौजूद हैं, आपके फील्ड में क्या नॉलेज वर्कर्स के साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आसपास। अब आप नवाचार तो कर रहे हैं हरिद्वार में बैठकर, आपका एक्सपर्ट मौजूद है बेंगलुरु में और आपके पास सीड मनी है 50,000, तो आप क्या करेंगे? वो एक्सपर्ट एक बार आएगा तो भी उसका 1 लाख रुपए का आना जाना बन जाएगा, तो आप अपनी जेब से भी देके नवाचार नहीं कर पाएंगे। तो लोकल जो एसेट्स मौजूद हैं, लोकल एसेट्स का इस्तेमाल करना। तो नॉलेज वर्कर ये देखिए आसपास मौजूद हैं कि नहीं है। फिर इसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि क्या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मौजूद है, अगर नहीं है तो क्या आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और अब सुविधाएं बढ़ी हैं पिछले 4 साल में। आज की तारीख में मैं चाहूं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे प्रोफेसर रंजन जी से, मुझे प्रोफेसर सोनी तिवारी जी से, प्रोफेसर डिमरी जी से, प्रोफेसर आदित्य जी से अगर एक्सपर्ट राय लेनी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब वर्चुअल मीटिंग की होगी। तो वर्चुअल मीटिंग पे आपको सीटिंग अलाउंस भी देना। हालांकि बहुत सीनियर लोग तो इतने हम्बल होते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2,000 रुपए का आप वो सीटिंग अलाउंस इतना बड़ा इशू नहीं है, आप 15 मिनट की या आधा घंटे की मीटिंग कीजिए, मैं अपने ऑफिस से जुड़ जाऊं। ये बड़ी उपलब्धि हुई है। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आप देखिए। और तीसरी बात ये है जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए कही जाती है, लेकिन हम टीचर्स भी इतना ही उसको लेकर सतर्क रहें। वो क्या है? प्लेजरिज्म को लेकर सतर्क रहिए। आप बौद्धिक संपदा को के मामले को लेकर सतर्क रहिए, कॉपीराइट के मामले को लेकर सतर्क रहिए। और जो केवल राष्ट्रीय नहीं, जो नवाचारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको लेकर सतर्क रहिए। कई बार उत्साह में हम ऐसी चीज कर जाते हैं कि या तथ्यों का थोड़ा बहुत हेर फेर करके या थोड़ा बहुत बदलाव करके किसी पहले से रिनाउंड पेटेंट के कुछ हिस्सों को तब्दील करके अपने नाम कराते हैं, तो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। दुनिया वास्तव में टेक्नोलॉजी ने अब वैसी वैश्विक कर दी है कि किसी खास चीज को लेकर अगर बार बार आप किसी सर्च इंजन पर ढूंढेंगे तो वो व्यक्ति सतर्क हो जाएगा जिसका उस फील्ड में पहले से पेटेंट है या कोई इनोवेशन उसके नाम दर्ज है। तो बौद्धिक चोरी के मामलों में अतिरिक्त रूप से सतर्क होने की आवश्यकता है। समय के बारे में कहा जाता है कि कालो अश्व वहती, काल रूपी घोड़ा लगातार दौड़ रहा है। और मैं देख रहा हूं कि मुझे अगले 5 से 7 मिनट के भीतर अपनी बात
समाप्त करनी होगी। मैं अब भारत सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया नाम से एक अभियान शुरू किया और डिजिटल इंडिया का इकोनॉमी में जो योगदान निर्धारित किया गया वो $1 ट्रिलियन का निर्धारित किया गया। तो जिन लोगों की भी रुचि थोड़ा भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में है वो जरूर उस तरफ सोचिए। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का दायरा इतना विस्तृत और व्यापक है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में हमें जिन लोगों की जरूरत है वो लोग किस फील्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। आप कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच के देखिए। भारत के माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अगले 10 साल के भीतर सड़कों से सारी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां किनारे कर देना चाहता हूं। तो आखिर आज की तारीख में आने वाले समय में जितने ईवी टेक्नोक्रेट्स और ईवी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी उसकी वो तो कल्पना से भी बाहर है। आप नैनो टेक्नोलॉजी की चर्चा बहुत दिन से हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे अब उसका प्रयोग आया है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने लोग चाहिए, वर्कफोर्स जो चाहिए, वो भारत में अवेलेबल नहीं है। आप नॉन फॉसिल फ्यूल पे दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वैकल्पिक ऊर्जा पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो जो चमत्कार करने जा रही है उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। फार्मा में जिस तरह के फार्मा में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जिस तरह के प्रयोगों की आवश्यकता है वो तो वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी हैं, हर किसी को चुनौती दे रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, पहाड़ का वीडियो था, जहां एक महिला पीछे उसको खींच रही है हल को। एक महिला हल चला रही है और एक महिला बैल की जगह उस हल को खींच रही है। वहीं परिवार के किसी बच्चे ने बहुत थोड़ा सा पैसा लगा के 10-15 हजार रुपया लगा के एक छोटी सी मशीन इजाद की जिसमें वो आगे जो खींचने वाली महिला है उसका श्रम बच गया। अब हालांकि चूंकि वो पहले से जो माइक्रो ट्रैक्टर टेक्निक है वो पहले से किसी ने पेटेंट कराई हुई थी और उसका उत्पादन भी शुरू हो गया था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस बच्चे को कि जिसने उस टेक्नोलॉजी की बिना बुनियादी समझ के रेप्लिका तैयार की। तो उसमें संभावनाएं तो बहुत हैं। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक मामला मैं देख रहा था, किसी बच्चे ने शौकिया तौर पर ये बेम्बू का बांस का इस्तेमाल करके एक पानी से चलने वाली मशीन बनाई। उसने बहते हुए पानी से, झरने से आते हुए पानी को बेम्बू का इस्तेमाल करके बहुत ही एक सामान्य टेक्नोलॉजी के थ्रू नीचे उसने एक छोटा मोटर उससे चला के दिखाया। तो आइडिया तो है। तो अपने आइडिया को जब आप कार्यशील करते हैं, क्रियाशील करते हैं, तो समय से उसका पेटेंट भी कराना जरूरी है। तो मैं भारत सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहा था। जो अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट है उसके लिए करीब 10,000 से ज्यादा जो अभी इन शुरुआती तौर पे जिन युवाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है, 10,000 से ज्यादा युवाओं को इन्वॉल्व किया गया है। और भारत सरकार जो बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। उसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों में भारत में जो पेटेंट होते थे उसमें लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई है। और हमारे पास संभावनाएं कितनी हैं, आप AISHE का लेटेस्ट डेटा देखिए। 1150 यूनिवर्सिटी हैं, 48,000 UG PG कॉलेज हैं, 12,000 से ज्यादा स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर इन सब से एक एक आदमी भी निकल जाए, तो एक एक नवाचार भी निकल जाए साल भर में, तो 60,000 नवाचार बैठते हैं। 60,000 दुनिया के कई देश तो इतनी बड़ी संख्या को देख के परेशान हो जाएंगे कि क्या एक देश में 60,000 नवाचार हो सकते हैं। और ये मान लें कि 1% नवाचार ही जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है उसमें बदल पाएंगे, तो 600 तरह की मशीनें, 600 तरह के क्रियाशील जो पद्धतियां हैं वो विकसित हो जाएंगी। आज की तारीख में हम सिलिकॉन वैली को क्यों लीड करते हैं? आज की तारीख में फार्मा का ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में यूरोप में और अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्री को लीड करने वाले तो सारे भारत के लोग हैं। आप ये सोचिए कि मैं देख रहा अभी डॉक्टर शिखा मिश्रा जी ने भी कमेंट किया है, और डॉक्टर शिखा मिश्रा जी और मैं, जब मैं हिंदुस्तान में था तो हिंदुस्तान टाइम्स में चीफ रिपोर्टर थी, तो वो लगातार मौजूद हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो जो
फार्मा को जो लीड कर रहे हैं, जो इंग्लैंड की जो NHM है, नेशनल हेल्थ सर्विस है, सोच के आश्चर्य होगा कि 1/3 डॉक्टर भारत के हैं। हर तीसरा डॉक्टर भारत का बैठा है NHM में। जिस देश में 1% आबादी है, शायद अब कुछ बढ़ी है, इंग्लैंड में थोड़ा ज्यादा है, अमेरिका में 1% भारतीय मूल के लोगों की आबादी है। अमेरिका में 22% लोग फार्मा इंडस्ट्री को जो लीड करते हैं भारतीय हैं, 1% की आबादी के लोग। तो क्या दूसरे ऐसे फील्ड हैं जहां हम छलांग लगा सकते हैं? यकीनन लगा सकते हैं। इस पे एक रिसर्च पेपर पिछले दिनों प्रोफेसर रजत अग्रवाल का आया था, जो IIT रुड़की में डीन है इसके इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर के। उनका एक रिसर्च पेपर इस पे आया था, ऑनलाइन उपलब्ध है, आप उस पे देख सकते हैं। एक कंसेप्ट पेपर जो DST के सचिव रहे हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का आया था, कंसेप्ट पेपर है इस पे, नवाचार पे। अगर आप एकेडमिक रूप से देखना चाहें तो उसको भी थोड़ा सा देख सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर शर्मा ने कहा, आशुतोष शर्मा ने कहा, जो सेक्रेटरी हैं रहे हैं DST के, उन्होंने कहा कि ये जो काम है, ये काम युवाओं की महत्वाकांक्षा ही इसकी सफलता के साथ जुड़ी हुई है। जो बात आई थी, जो लीडरशिप की बात आई थी, लीडरशिप में उन्होंने कहा कि युवा अगर नवाचार के लेकर महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो देश उस तरह से विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर पाएगा जैसा कि हमने लक्ष्य तय किए गए हैं। इस कंसेप्ट पेपर को जरूर देख लीजिएगा। और कंसेप्ट नोट से याद आया, हम लोग तो आजकल उस चीज को लेके कई बार मैं और डॉक्टर रंजन जी याद करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड में ओपन यूनिवर्सिटी बन रही थी तो उसका कंसेप्ट नोट में आपकी केंद्रीय भूमिका थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने भी उसके साथ विचार विमर्श किया था और M रामचंद्रन साहब के साथ पास हम गए थे उस विचार को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था परिचय में, लेकिन मुझे लगा कि शायद जो है वो हम क्रेडिट कुछ लेना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे उससे याद आ गया। मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात का कि उत्तराखंड में जो ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसकी जड़ में आप हैं। और चूंकि M रामचंद्र साहब उसमें शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो मेरा और आपका, हम दोनों का एक अच्छा संबंध था। और बहुत कम लोगों को आज ये पता होगा कि जो IAS अकेडमी मसूरी में 2 साल की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री चलती है, उसके केंद्र में भी आप जैसे विद्वानों के प्रयास रहे हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं। और उसमें वो जो विचार था बुनियादी तौर पर, एक दिन क्योंकि पहले जो 1.5 साल 18 महीने की ट्रेनिंग होती थी उसमें कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। इसमें लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में, नेशनल अकेडमी में, लवासना में, तो फिर वो कंसेप्ट आया था कि इसको 2 साल में कन्वर्ट कर दें तो इग्नू डिग्री भी दे सकती है। तो वो प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार से गया था। तो इस तरह ये भी नवाचार की दृष्टि है कि किस तरह से हम अपनी जो हमारी बुनियादी जानकारी है, जो समझ है, या जिसे हम कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो इंडिजीनियस नॉलेज है, उस नॉलेज का अकादमिक सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट नोट को या पेपर को आप जो डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का मैंने बताया है, इसको आप देख सकते हैं। और भारत सरकार ने एक और पहल की है समानांतर रूप से वैश्विक दृष्टि से, कि भारत का अब जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उस पर भारत सरकार 2020 से लगातार काम कर रही है और उन राज्यों की सूची भी जारी कर रही है जो राज्य इनोवेशन में अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने लगातार जोर दिया है कि ज्ञान के क्रिएशन के साथ साथ उसका एक्सटेंशन भी जरूरी है। केवल क्रिएट करना ही पर्याप्त नहीं है। वो अगर एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका बहुत मतलब नहीं है। बस अंतिम रूप से 2-3 तथ्यों का जिक्र कर देता हूं कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2021 के बाद 2022 और 23 के आंकड़े भी आ गए हैं। जो राज्य छांटे गए हैं उसमें उन राज्यों में साउथ के राज्य लीड कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। और इसी तरह से इसमें जो छोटे राज्यों में या पहाड़ी राज्यों में जो श्रेणी है उसमें मणिपुर और मेघालय और उत्तराखंड भी, उत्तराखंड को उसको 3 नंबर पे उसको रखा गया, तो उत्तराखंड 3 से लेके 5वें नंबर तक छोटे राज्यों में बना हुआ है। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें चंडीगढ़ और दिल्ली को काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में हमें एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हम उत्तराखंड को एक इनोवेशन की दृष्टि से एक अच्छा राज्य बना सकें। और मुझे ये सुखद अवसर प्राप्त हुआ
कि मुझे डॉक्टर कलाम साहब का, जैसे कि सम्मानित रंजन साहब ने जिक्र किया मेरे पूर्व पत्रकार होने का, तो मुझे 3 बार डॉक्टर कलाम साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक बार जब वो भारत के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार थे, तब वो IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में आए थे, और तब भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ था, उसके बाद की बात है। और दूसरी बात, वो बाल विज्ञान कांग्रेस हुई थी इसमें देहरादून, तब वहां जब वो राष्ट्रपति थे तब आए थे। और एक बार मुझे अवसर मिला कुछ जो पत्रकार देश भर में एजुकेशन के मुद्दों पर लिख रहे थे, तो उन कुछ पत्रकारों से वो दिल्ली में मिले थे, तब वो वैज्ञानिक थे, तो पत्रकारों को इस तरह से बताना चाह रहे थे कि वैज्ञानिक या नवाचार की दृष्टि से आप खबरों को किस तरह से देखें और समझें। तो हम लोग इस अवसर पर इकट्ठा हुए। मैं हृदय से आभारी हूँ सम्मानित डॉक्टर अनिल डिबरी जी का, डॉक्टर रंजन जी का, और अपने मित्र डॉक्टर जगदम्बा जी का। और मैं देख रहा हूं कि मेरे जिन मित्रों का मैंने नाम लिया था पहले, उसमें प्रोफेसर सोनी तिवारी जी लगातार मौजूद हैं, डॉक्टर सुप्रिया रतुड़ी जी को मैं देख पा रहा हूं, और भी मेरे कई मित्रों ने समय निकाला है। डॉक्टर अनिल सैनी जी मौजूद हैं। मैं सारे मित्रों के प्रति एक बार पुनः, डॉक्टर राखी जी मौजूद हैं, पुनः आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर शिखा जी लगातार मौजूद हैं, और मेरे अपने विद्यार्थियों में जो थोड़ा उत्साहित होकर जुड़ जाते हैं, मृत्युंजय शुक्ला का मैं सैल्यूट और अंगूठा देख रहा हूं, और हरियाणा से गौतम। मतलब डॉक्टर साहब, आपने एक छोटी सी गोष्ठी के जरिए लगभग 10-12 राज्यों को जोड़ दिया है, तो एक बार पुनः आभार। और उस सेफ गार्ड को दोहरा दूं कि मैंने जो बातें कही हैं उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं थी कि जो आपको पहले से न पता हो। डॉक्टर अशोक जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो ये सारी बातें आपको पहले से पता थी, लेकिन कहने वाले को पता क्या सुख मिलता है, उसको ये उसके जो भीतर ईगो होता है, जो ह्यूमन बीइंग का ईगो है, तो उसको संतुष्टि मिलती है कि आज देखो मैंने इतने बड़े विद्वानों की सभा में कुछ बात कही है, तो मेरे दर्द की संतुष्टि आपने की है, तो एक बार पुनः आभार। और मैं प्रोफेसर सोनी तिवारी जी को एक बार पुनः इसलिए स्मरण करना चाह रहा हूं कि उनके प्रति आभार इसलिए कि उन्होंने पिछले महीने मुझे HRDC रांची में व्याख्यान का अवसर दिया, तो विद्वानों के प्रति विनीत होने का ही एकमात्र धर्म है। तो मैं इस विद्वत सभा के प्रति और इस विद्वत सभा की आभा के प्रति विनीत हूं। तथ्यात्मक रूप से कोई बात हुई हो तो मेरा नंबर ज्यादातर लोगों के पास है, उसको मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दीजिएगा तो मैं सुधार की कोशिश करूंगा। पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में, आचार्य प्रोफेसर सुशील उपाध्याय जी के बारे में, वो मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि उन्होंने अक्षरशः जो उसको स्थापित किया है, उसकी सत्यता को जो है उन्होंने जाहिर किया है। जो है आपने, मैं तो यही कहूँगा कि समय बहुत कम था, लेकिन इस कम समय में ही आपने सागर को गागर में भरने की जो है कोशिश करी है, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसमें पूर्णतः जो है आप सफल रहे हैं। आपने जो नवाचार की परिभाषा दी, आप उसके दर्शन के बारे में बताया, आपने जो है फिर हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है उसकी स्थिति क्या है, वो जो है डेटा के साथ जो आपने प्रस्तुतिकरण की, साथ ही साथ जो है आपने चुनौतियों के बारे में जो हमें आगाह किया, जो है वो अपने आप में जो है अमूल्य था। आपने, अब मैं सिर्फ इस पे एक ही जुमला आपके जो है पूरे वक्तव्य में अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि जो आपने स्थापित किया है कि नवाचार जो है वो विचार, आचार और व्यवहार का, ये 3 का समन्वय होना जरूरी है नवाचार के लिए। जो है आपके विचार में नवाचार होना चाहिए, आचार इट मीन्स आपके बिहेवियर में जो है नवाचार होना चाहिए, और वो जब तक वो व्यवहारिक रूप से जो है धरातल पे वो आपका विचार व्यवहार स्थापित नहीं होता है, तब तक नवाचार जो है वो नवाचार नहीं रह जाता। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील उपाध्याय जी। मैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने लोग हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहें, और जैसा कि आपने कहा है कि हम यहाँ से जो है 12-13 राज्यों के साथ हम अपना जुड़े हैं, वो उसका श्रेय आपको जाता है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ जो है ये आपका व्यक्तित्व था, आपका प्रकाश था, जो इन लोगों को इस विद्वत जनों की सभा में जो है उनको लाने की
के लिए जो है प्रेरित किया और वो लोग यहाँ आए। अब मैं आगे चाहूंगा कि मैं इस कड़ी में अपने क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी को कि वो आप अपना वक्तव्य दें, मंतव्य दें, और उसके बाद मैं जो सभा जो है वो खोल दी जाएगी जो है हमारे जितने और पार्टिसिपेंट हैं उनके टिप्पणी के लिए, उनकी जिज्ञासाओं के लिए जो है। सो डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी प्लीज। आप डॉक्टर डिमरी आप अनम्यूट करें खुद को। ओके, धन्यवाद डॉक्टर रंजन। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, मेरे साथी डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद और विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए विद्वद्गण एवं विद्यार्थियों, डॉक्टर सुशील कुमार, जैसा कि अपेक्षित था, आपने और जैसे डॉक्टर रंजन जी ने बताया कि आपने बहुत सारी बातों की, ये विषय नवाचार का अपने आप में बहुत व्यापक विषय है और आपने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है नवाचार और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को जो है अपने व्याख्यान में सम्मिलित करने का और उसको सारगर्भित करने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया। आपके अगर व्याख्यान को देखें तो आपके व्याख्यान में आपने शुरू में जिस तरह से नवाचार को डिफाइन करने की कोशिश की और प्रोएक्टिव और कंपलसरी नवाचार पे जो है आपने जोर दिया कि प्रोएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, न कि हमें बाध्यकारी नवाचार एडॉप्ट करना चाहिए। वहाँ से आपने बात शुरू की और लास्ट में जब आप उत्तराखंड के संदर्भ में आए कि हमें उत्तराखंड के संदर्भ में भी जो है कुछ सोचना चाहिए। इस बीच बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपने उदाहरण आपने दिए, वो एग्जाम्पल वास्तव में जो है एक तो से, क्योंकि आप अपने वक्तव्य में बार बार कहते हुए रहे कि भाई मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ और जो कह रहा हूँ वो बातें सब जानते हैं, ऐसी बातें नहीं है। आपने बहुत सारी अच्छी बातें अपने वक्तव्य में कही और जो एग्जाम्पल दिए, पर्टिकुलरली लोगों को अवेयर किया कि अगर हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और कुछ सोचना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी और जिसमें कि जनरली हमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है जो है पैसों की, तो बहुत सारी एजेंसियों के आपने नाम बताए कि जहाँ से हमें अगर हमें मोटिवेशन है, हम अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, फंड एक उसमें कोई बाधा नहीं होगी। और उत्तराखंड के ही पक्ष में आपने बताया कि भाई किस तरह से गांव में लोगों ने और एक छोटे बच्चे ने किस तरह से क्रिएटिविटी वर्क की और उस तरह से कैसे काम के बोझ को कम किया। तो वास्तव में ये एक सतत प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कि ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में ये है कि अगर हम लोग वास्तव में, क्योंकि इंडिया की जो है वर्ल्ड रैंकिंग को नवाचार के क्षेत्र में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें जो है हमेशा ही इस विषय पर सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए। और आगे हम लोग अगर ठान लें कि हर व्यक्ति एक नवाचार करेंगे तो इतने हम लोग देश में इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ हम नया लेकर आएंगे। एक एग्जाम्पल जो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और एक एग्जाम्पल मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन का याद आता है कि जब मैं लगभग मास्टर्स डिग्री में कर रहा था तो उस समय एक डिबेट ऑर्गेनाइज हुई थी डीवीएस कॉलेज में और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उस डिबेट का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 84-85 की बात कर रहा हूँ, उस डिबेट का जो विषय था वो था कि क्या भारत में जो है कंप्यूटरीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1984-85 की बात कर रहे हैं। और तब बहुतों ने उसके पक्ष में कहा, बहुतों ने उसके विपक्ष में कहा। किसने कहा कि नहीं, कंप्यूटरीकरण जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटरीकरण होगा तो उसका जो है रोजगार पे पूरा असर पड़ेगा। ये जनरली लोगों की धारणा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 84 के समय में ये बातें थी। उस पॉइंट पे हम लोग इस चीज को एक जो है कि कंप्यूटर
कितना शक्तिशाली और कितना विकसित और कितना जो है हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, हम लोग इस विषय में सोच ही न पाए और उसका भी पक्ष और विपक्ष हमने बना दिया है। आज जो है, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद अगर आप देखें तो आज कंप्यूटर के बिना हमारा कोई जीवन नहीं रह जाता है, और बनस्पत इसके कि इस क्षेत्र में जो है कंप्यूटर से जो है रोजगार में वृद्धि ही हुई, जबकि उसमें कमी नहीं आई है। दूसरा, जब हम लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते थे कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा या सोचेंगे कि जो हमारा कि पाम टॉप होगा या लैपटॉप होगा, तो उस समय जब हमारा आज जो मोबाइल जो है जिसमें कि हम सब कुछ मोबाइल में है, हर चीज जो है, तो किसी ने भी इस मोबाइल के बारे में सोचा ही है, तभी जो है हमारे पास ऐसी सुविधा मिल गई है कि जिसके कारण हमारी जो है दिनचर्या और जीवन जो है आगे बढ़ता ही नहीं है। फिर आपका जो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि कोविड-19 भी हमारे लिए एक लर्निंग लेसन रहा, और अगर उसमें ऑनलाइन एजुकेशन या जो कोविड के समय पे हम लोगों ने जो शुरुआत की, वो आगे हमारे जीवन का जो है एक अंग बन गई। और अगर ये हो सकता है ये कोविड-19 नहीं होता तो हम इस तरह से आज आपको सुन भी न पाते, क्योंकि हम लोग जो है फिर जो है फेस टू फेस कहीं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की सोचते, और आप कहते हैं बहुत सारे हमारे जो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सोचते कि नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह के इनोवेशंस का अपने जीवन में बहुत महत्व है। आपका जो विचार और आपके जो भाषण रहे बहुत ही अच्छे रहे, और हम लोग इसको हम सभी लोगों ने इसको बहुत ही एंजॉय किया, और जैसा कि अपेक्षित था और जैसा कि हम जानते थे, डॉक्टर रंजन से तो आपकी बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, लेकिन मुझे भी ध्यान है कि एक दो बार जब मैं 2008 में लखनऊ से यहाँ ट्रांसफर होके आया था, तो एक दो बार आप लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं भी खड़ा होकर आप लोगों की बातें सुन रहा था। तो मेरा और आपका इतना ही परिचय था, लेकिन मुझे वो मेरे मस्तिष्क में वो बातें थी कि तो जैसे जगदम्बा जी ने प्रपोजल दिया कि हम उनको बुलाते थे, हमने कहा जरूर बुलाना चाहिए, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि समय की कमी है, और डॉक्टर रंजन जो है हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स और हमारे कुछ विद्वत जन भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, अगर वो भी अपना विचार कहना चाहते हैं तो हम लोग उनको 1-2 मिनट का मौका देंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार फिर आपको और जो जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ के बारे में। डॉक्टर साहब डायरेक्टली मेरे बॉस भी रहे हैं, वो कैसे कि मैं अकाउंट आपके मुझे याद है एक बार आप और जगदम्बा जी सेंट्रल के लिए आए डीएवी कॉलेज। तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो उस दिन संयोग से मेरी क्लास में काफी बड़ी संख्या, और उन्होंने क्लास विजिट की। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा होता है, प्रिंसिपल आ जाता है या कोई सीनियर अधिकारी आ जाता है, और वैसे तो मैं गंभीरता से पढ़ाता हूँ, लेकिन उस दिन गंभीरता से पढ़ाता रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और मेरे दो तीन सीनियर लोग दिखाया, बाकी जिनको मैंने देखा, हमारे IQAC की डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपा अग्रवाल मौजूद हैं, और छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रियंका मौजूद हैं। और ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे आकाशवाणी का प्रस्तोता होता है ना कि फला जगह से फला जगह से फला, लेकिन आज इतने सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, डॉक्टर प्रभाकर नाथ हैं, डॉक्टर सुमंगल सिंह जी हैं। तो मुझे वास्तव में अच्छा लगा कि आज की इस मौजूदगी की हर तरह से सार्थकता हो। धन्यवाद सर। एक और मैं यहाँ पे सूचना देना चाहूँगा, रेदर मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे जो संचालक हैं डॉक्टर जगदम्बा जी, उन्होंने एक गूगल फॉर्म डाला है चैट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को भरे ताकि हम उनकी औपचारिक रूप से उपस्थिति दर्ज कर पाएं। और जो चाहेंगे या ऐसे भी हमारी ये कोशिश होगी कि उनको एक पार्टिसिपेशन का हम एक सर्टिफिकेट जो है यहाँ से हम जारी करें, तो वो काइंडली जो है करने की कृपा करें हम पे जो है ना। अब मैं अंततः क्योंकि समय आ गया है कि अब हम क्लोज करेंगे, मैं निवेदन करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स से कि अगर वो अपने तरफ से कुछ इस विषय के ऊपर जो है कुछ
वक्तव्य देना चाहता है, ऐड करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न हो जो हमारे मुख्य वक्ता से करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ये मंच अब जो है डिस्कशन के लिए जो है खुला हुआ है। जो निवेदन है कि आप कृपया जो है हैंड रेज करें और मैं आपको वैसे ही जो उस क्रम में आपको आमंत्रित करूंगा। दिगंबर सिंह जी उपस्थित हैं, उन्होंने कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, श्री दिगंबर सिंह जी प्लीज। सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर उपाध्याय साहब का आभार व्यक्त करूंगा। मैं इनसे 2022 में मिला था और ये अपने आर्टिकल कभी कभी मुझे भेजते रहते हैं, तो इनके जो आर्टिकल मैं पढ़ता था तो मैंने महसूस किया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो हर्ट से बात निकलती है, इनके उसमें कुछ वो नहीं था, बायसनेस नहीं थी। आज भी इन्होंने एक आर्टिकल भेजा था और ये संयोग की बात है कि मुझे ये 3/5 पर मुझे पता पड़ा जो लिंक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो नवाचार पर अपनी बात लिखी है, क्योंकि हमें प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर गैलीलियो प्रोएक्टिव नहीं होते तो शायद आज जो हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो उसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा योगदान है। और ये तो एक अक्सर हम क्या है, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से हूँ और सर के पास हम ऑफिशियली एक हमारी वर्कशॉप थी, उसमें हम गए थे। तो एक्चुअली जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो केवल हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर प्रोएक्टिव आइडियाज होंगे, क्रिएटिव आइडियाज होंगे। अगर हम नहीं हैं तो फिर हमको मजबूरी में अडॉप्ट करना पड़ेगा और उस समय काफी देर हो चुकी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर रंजन साहब का, कि उन्होंने ब्रीफ कर दिया था कि मुझे आज पहली बार पता पड़ा है कि उपाध्याय साहब ने काफी किताबें भी लिखी हैं और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि सर का जो वो है, आज चाहे रंजन साहब हो, चाहे इसमें जो भी हमारी लर्निंग पर्सनालिटी हैं, उनके विचार हम सुने। धन्यवाद सर। सर बहुत कुछ है सुशील उपाध्याय के नाम पे, जो है कुछ पर्दे के अंदर है, कुछ पर्दे के बाहर है। कुछ एक दो तो इंसिडेंट उन्होंने बताए हैं और वाकई में जो है इनका जो है बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, खास करके जो है हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड पे। आप लोगों को ये जानकारी दूं कि यहाँ जैसा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कैसे आया, लेकिन बैकग्राउंड उसके पीछे ये था कि हम लोग व्यथित थे कि जो प्राइवेट एजुकेशन, जो प्राइवेट जो रूप से जो विद्यार्थी यहाँ अपियर हो रहे थे, वो उनको गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो तब जब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तरह के मुक्त विश्वविद्यालय उनके लिए यहाँ पे स्थापित था। तो ये हुआ कि उस समय लगभग 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख व्यक्तिगत तौर पे जो है विद्यार्थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं में जो है अपियर होते थे। तो हम लोग व्यथित थे कि ये किसी न किसी रूप से इन लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन से जोड़ा जाए, और वो व्यथा थी जो है हम लोगों ने बल्कि जो है कॉन्सेप्ट नोट बनाया और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि ये देखिए 5-6 साल के बाद कोई भी जो है मुक्त विश्वविद्यालय इकोनॉमिकली जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने आते हैं कि थोड़े थोड़े जो उनके कंट्रीब्यूशन होते हैं, फीस होते हैं, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सोचा और ये इस आयाम पे पहुंचे। उन्होंने तो एक पक्ष बताया और अंदर अंदर बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों ने मिलके की, और वह भी स्वतंत्र रूप से भी वो करते रहे हैं। तो मैं अगले अगर कोई हमारे जो इसमें पार्टिसिपेंट है वो अपना वक्तव्य देना चाहे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो वक्तव्य दे तो अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए आप सामने आए तो हमें बहुत ही जो है सहारा मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा कि हमें हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जो है जुड़े हुए हैं। सर मैं अपना परिचय देता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं दिगंबर सिंह और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से एज ए साइंटिस्ट रिटायर हुआ हूँ फरवरी में। अरे बहुत अच्छा। वो नेशनल इंस्टीट्यूट हाइड्रोलॉजी से तो और लोग भी जुड़े हुए रहे हैं, हमारे और मित्र रहे हुए हैं, और चलिए उस पर चर्चा होगी बाद में। और लोगों का मैं आमंत्रित करता हूं टिप्पणी के लिए, अपने वक्तव्य के लिए। अशोक जोशी जी हैं, श्री अशोक जोशी जी। श्री अशोक जोशी जी। कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी। नमस्ते सर, नमस्ते सभी लोगों का मेरा नमस्ते सर। मैं कृष्णा दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ और मैं इग्नू का स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट का।
आज का जो नवाचार पे जो कार्यक्रम रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और इसके लिए मैं उपाध्याय साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा साहब, आपने बिहार को रिप्रेजेंट कर दिया। दरभंगा में मैं भी कुछ दिनों तक था, वहाँ क्षेत्रीय निदेशक के रूप में 1.5 साल तक है। अच्छा। थैंक यू आपका। ओके सर। और आदित्य गौतम साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम आदित्य गौतम है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और सुशील जी का स्नेह मुझे सदैव मिलता रहता है, और उनको सुनना हमेशा ही एक ज्ञानवर्धन के साथ साथ जैसे कि ज्ञान की जो अजस्त्र धारा उनके द्वारा प्रवाहित रहती है, तो उसका लाभ मैं छोड़ना नहीं चाहता लेना। और आज का जो विषय था वो बहुत ही शुरू में देखने में मुझे भी थोड़ा समझने में ये लगा कि भाई थोड़ा कठिन है, लेकिन उनका वक्तव्य सुनने के बाद ये आसान हो गया। और मैं बस इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण की कि घर में गृहिणी भी अपनी रसोई के अंदर भी नवाचार का प्रयोग करती है। तो नवाचार किसी IIM, IIT या IISc का मोहताज बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने खेलने के लिए नए नए खिलौने गढ़ते हैं, वो भी नवाचार है। तो नवाचार तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जन्म लेता रहता है, और इसी तरह से जीवन चलता है और आगे बढ़ता है। और हम सब किसी ना किसी रूप में नवाचार को अपनाते हैं, अपनाना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो फिर जिस स्थिरता की बात आई थी कि हम लोग स्थैर्य क्योंकि आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, तो उसके शिकार हो जाएंगे, और वो हमेशा ही स्टैग्नेशन है वो हमेशा ही एक अच्छी चीज नहीं है। तो आज का सत्र आप लोगों के कारण ये लाभ, इस ज्ञान का मतलब लाभान्वित होने का अवसर मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैम कुछ कह रही हैं? प्रोफेसर सोनी मैम। हाँ, सोनी मैम कुछ कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं झारखंड रांची से, रांची विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, और सुशील सर को पढ़ना और सुनना दोनों बहुत सुखद है। और जैसा दिगंबर सर ने अभी कहा था, मुझे भी जस्ट 3 बजे कोइंसिडेंटली मैंने व्हाट्सएप खोला और मुझे वो लिंक मिला, तो बिना समय गवाए मैंने तुरंत क्लिक कर दिया था घर में बैठे हुए। क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है, छुट्टी का समय है, तो भोजन के उपरांत ये थोड़ा आराम का समय था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, और लगा कि इस समय का इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता था। सुशील सर की छोटी छोटी कविताएं भी मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, उन्हीं के सौजन्य से प्राप्त होता है। तो और जो मैं कहूँगी कि सुशील सर ने नवाचार के बारे में बात कहा कि वी हैव टू टेक द प्रोएक्टिव स्टैंड रादर देन बीइंग ऑन द फोर्स्ड नवाचार. So that was really inspiring for me, because for sure when we do take proactive steps, then we do take care of the negative things also. And सर ने कहा कि नवाचार सिर्फ साइंस में ही नहीं, और सोशल साइंस में, समाज में, और घर के किचन तक शामिल रहता है। परंतु एक व्यू पॉइंट और डालना चाहूंगी कि ये जो मानव संबंधों के नवाचार आ रहे हैं, ये भारतीय समाज को किस तरफ ले जाएंगे, यह भी एक अलग सोच का, और इसी तरीके के सुशील सर से उस विषय पे भी एक अच्छा डिस्कोर्स सुनने का विषय रहेगा। आपको सुनने के लिए हमेशा बहुत ही ललायित रहती हूँ सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये बिल्कुल आपने जो जिन संदर्भों की बात करी जो है वो महत्वपूर्ण है। नवाचार होते रहते हैं, जैसा दिगंबर सर ने भी कहा, आपने भी कहा। जो एक चुनौती है जो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो चुनौती है पेटेंटिंग की। हम करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम करते हैं, लेकिन हम उसकी, भारत में खास करके जो है दिक्कत ये है कि हम उसको पेटेंट नहीं करवा पाते जो है। तो इमीडिएटली जो है हमें एक इस तरह का वातावरण बनाना होगा, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, या आसपास भी हो, इस तरह की कुछ चीजें घटित होते हुए हम देखें, तो उसको हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें, उसको हम पेटेंट करने की कोशिश करें। ये एक चुनौती है। रही बात मैडम, आपने कहा कि मानवीय संबंधों में नवाचार जो है, तो उस नवाचार को क्या कहा जाए,
ये दर्शन वाले, समाज शास्त्र वाले, या ये जो हमारे सुशील जी जो है संबंधों के नवाचार के बारे में, जो अभी भी कल परसों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी न किसी केस में जो है उन्होंने जो है निर्णय दिया है, तो ये जो इस तरह के नवाचार का डिमांड हो रहा है, इन नवाचारों से जो है किस तरह से जो है जूझा जाए, जो है ये समस्या है, इस पे भी सोचने की जरूरत है। अगर विचारों में इस तरह का नवाचार आ रहा है तो सचमुच में हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम ये नवाचार के साथ बहें, या हम ये नवाचार की धारा को किस तरह से जो है हम बाधित करें, जो है उसको किसी न किसी रूप में हम रीचैनलाइज करें, या जहाँ हो जैसे हो उसको हम संतुलित या नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो ये तो रही साहित्य और मानविकी की बात। और सुशील जी अगर इस पे कुछ कहना चाहें, दो शब्द जो है कि मानवीय संबंधों के और अभी जो बदलते हुए जो है सामाजिक संबंध और मूल्यों में जो इस तरह के जो है उसको नवाचार कहे या व्यभिचार कहे, ये जो आ रहा है इसको हम कैसे जो है डील करें? एक तो मैं निवेदन करूंगा कि सत कुमार जी कई बार आपसे प्रार्थना कर चुके हैं, तो मेरी टिप्पणी के बाद उन्हें अपनी बात कहने का मौका दीजिएगा सर। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आपको याद होगा 2013 में भी इस पे एक कुछ गाइडलाइंस आई थी, और तब मेरी एक टिप्पणी पर मेरे कई सारे मित्रों परिचितों ने मुझे भला बुरा कहा था। मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे साइकोलॉजी में दो बीमारियों का उल्लेख मिलता है, एक है क्लेप्टोमीनिया, कुछ लोग कुछ छोटी छोटी चीजें चुराने का किल्लत होती है, कि जैसे मैं आपको किया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इरेजर, एक पेंसिल या रबर ही चुरा लाया, उससे मैं जो है उस चुराने की प्रक्रिया से मैं अपने भीतर फुलफिलनेस महसूस करता हूँ। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसमें पुरुष जो है पशुओं के साथ यौनाचार करने लगते हैं, ये बीमारी है। इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है आज की तारीख में। अगर ये बीमारी है दोनों, और अगर इन दोनों बीमारियों का इलाज है, एक मनुष्य तौर पर अगर कोई अपने ऐसे जेंडर में है जिस जेंडर में उसको नहीं होना चाहिए था लैंगिक तौर पे, तो आज की तारीख में तो उसका मेडिकल साइंस में इलाज मौजूद है। अगर आप एक स्त्री की तरह महसूस कर रहे हैं और आपकी बॉडी पुरुष की है, तो आप स्त्री की तरह कन्वर्ट हो जाइए और स्त्री की तरह जिए। अगर आप एक स्त्री हैं और अपने भीतर पुरुष को, तो मेडिकली आप जेंडर चेंज कराइए और रहिए। लेकिन समाज में उस चीज को सांस्थानिक या संवैधानिक रूप से जगह दे देना चिंताजनक है। बस केवल इतनी बात। हाँ, ये ऐसा विषय है जिसपे जो है मुझे लगता है कि अगर दिन भर का जो है अगर वेबिनार सेमिनार हो वह भी कम होगा। हाँ, क्योंकि अचानक होगा कि जैसे आप ये बात कहेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आप फ्रांस से जुड़े हुए और आपको प्रोग्रेसिव होने के लिए जरूरी है कि आप इसका समर्थन करें। लेकिन मैं अगर अपने आप को प्रोग्रेसिव मानता हूँ, प्रोग्रेसिव मानते हुए भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका समर्थन करना चाहिए। तो ये एक मसला है, लेकिन वो निजी राय है, उसको किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता। चलिए, इस पे हम अलग से जो है कोशिश की जाएगी कि कोई वेबिनार सेमिनार किया जाए जो है मेडिकल। और कहीं कोई किसी सत कुमार जी को मौका, सत कुमार, हाँ, और कहीं से कोई अपनी टिप्पणी देना चाहें? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सत कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौन? सत कुमार। हाँ, हैंड रेज तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बोलना चाहे तो ठीक है। सत कुमार जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मेरा नाम गायत्री है और मैं सुशील सर जिस कॉलेज में प्रिंसिपल सर हैं, मैं उनकी एक स्टूडेंट, कॉलेज की BA सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर आप इस प्रोग्राम में आने के लिए, यार मतलब मैं इस प्रोग्राम में आई है, मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सर ने लिंक आई सर की, मैंने ओपन किया और उसके बाद इतना नव विचार मतलब के बारे में, इनोवेशन के बारे में जितना मुझे नॉलेज मिली इस लेक्चर से, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और आप सभी इतने अच्छे अच्छे टीचर से इंटरेक्ट होने का मौका मिला और नवाचार के बारे में पता चला कि इसमें विचार होते हैं, आचार होते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट, हमारे वे ऑफ लिविंग को लेकर और आजकल के टेक्नोलॉजी मेथड को लेकर।
हम जो भी इनोवेशन कर सकते हैं वो सब मुझे इस मीटिंग के थ्रू पता चला। और मैं सुशील सर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में आने का मौका दिया। और जब जो भी हमारे टीचर्स इस मीटिंग में हैं उन सभी को थैंक यू अलॉट। आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत बहुत शुभकामना कि आप जो है हमारे सुशील उपाध्याय के जो है नेतृत्व में उनके अभिभावक जो हैं वहाँ, उस अभिभावक में जो है आप वहाँ पे कोई ना कोई नवाचार करें, स्थापित करें और अपने कॉलेज का और अपने प्रिंसिपल का नाम जो है रोशन करें। जो बहुत बहुत शुभकामना। अब मैं निवेदन करूंगा, समय बहुत कम है, कि डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार सर। राष्ट्रीय नवाचार दिवस 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय जी का, जो कि प्राचार्य है चमनलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरिद्वार में। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर अपने सारगर्भित रोचक व्याख्यान द्वारा इस नवाचार जैसे विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इससे हम सभी प्रतिभागी अपने को उत्साहित महसूस कर रहे हैं, और मुझे मतलब विश्वास है कि हमारे खासतौर पे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, जो नई पीढ़ी है, उनमें कहीं ना कहीं नए विचारों को, नवाचार को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रेरणा मिली। हम सभी प्रेरित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे रंजन सर ने बताया था शुरू में कि सर खुद भी बड़े नवाचारी हैं, बड़े मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, नवाचार करते हैं। सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग शायद जानते होंगे। उसमें रोजाना या बहुत ही रिलेवेंट थीम्स पे सर के द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो जो बहुत रिलेवेंट है, यूजफुल होते हैं, आप लोग भी देखेंगे, उससे लाभान्वित हो जाएगा। हमारा सौभाग्य कि इस मीटिंग में, इस वेबिनार में न सिर्फ इग्नू के क्षेत्र केंद्र के मुख्यालय के, बल्कि इग्नू के इतर तमाम शैक्षणिक संस्थानों के, उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों के और तमाम राज्यों से प्रतिभागी आए हैं। विद्वानों की ये जो फेहरिस्त लंबी है, तो अभी मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सभी ने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो इग्नू क्षेत्र केंद्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रहेगा। इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई शिक्षार्थियों ने भी प्रतिभाग किया। मैं देख रहा था बिहार से भी इसमें जुड़े हैं, उन्होंने अपनी बात भी कही। तो ऐसे शिक्षार्थी जो कि पार्टिसिपेशन का भी एक वो जज्बा रखते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी अध्ययन केंद्रों से हमारे कोऑर्डिनेटर और एकेडमिक काउंसलर इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो सर मैडम सभी आप लोगों का आपने बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम का जो संचालन हुआ है, या हमारे जो रीजनल डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हमने किया, और डॉक्टर रंजन कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर देहरादून, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत बेहतरीन शब्दों में और बहुत बेहतरीन तरीके से संचालन किया। उसके लिए मैं अपना दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और मैं अपने रीजनल सेंटर के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। पुनः एक बार आप सभी लोगों का और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय जी का दिल से धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। एक बार सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया अपना जो है कैमरा ऑन कर दें, एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग खींच लेंगे। अब मैं आप सभी को फिर से जो है धन्यवाद देते हुए, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और अध्यक्ष हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी के परमिशन से जो है आज का ये कार्यक्रम जो है समाप्त होने की जो है मैं घोषणा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।